Jai Hind and welcome friends to this informative conceptual session of Hypothesis powered by Growth Point UPSC. I am Dhruv Jani. We are going through world history under our banner, our series called Hypothesis, and we have seen few ancient civilizations which were Asian. Right now, in our today's lecture, the point of discussion will be Chinese civilization, which is also Asian and ancient both. हमारे पिछले उपाख्यान में हमने चीनी सभ्यता के बारे में, चीनी सभ्यता की जो सभ्यता है उसकी जो पूर्व भूमिका है उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने वहाँ की जो प्रजा है उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया लेने का प्रयास किया, विचार किया उसके ऊपर। उसके बाद वहाँ का राजकीय इतिहास देखा जो कि थोड़ा सा लंबा चौड़ा था और कई सारी माहितियाँ देखी उसमें, कई सारे उसमें संघर्ष देखे जो उन लोगों के जो तत्कालीन जो राजवंश थे उन लोगों के बीच में हो रहे थे। उसके बाद वहाँ की धार्मिक परिस्थिति भी देखी जो कि हमने अपूर्ण रखी थी, हमारे से पूरी नहीं हुई थी पिछले सेशन में। तो आज की जो शुरुआत है वो वहीं से करेंगे जहाँ से हमने बात खत्म की थी, वहाँ से ही आज हमारी जो धार्मिक स्थिति है उसकी बात खत्म करेंगे। पहले थोड़ा रिकैपिचुलाइज कर लेंगे पिछले उपाख्यान का, उसके बाद आज का जो हमारा एजेंडा है उसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, उसके बाद आर्थिक स्थिति हमें देखनी है, चीन के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण व साहित्य भी देखना है, यानी कि एजुकेशन एंड लिटरेचर, और उसके बाद हमें आर्ट एंड कल्चर भी देखना है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमने आज तक की जो सभ्यता देखी थी वे थोड़ी अंडर डेवलप्ड। हालांकि चीन जो है वो थोड़ा विकसित था, अति प्राचीन समय में भी विकसित था। ऐसे में कई सारे अवशेष भी मिलते हैं, कई सारे साहित्यिक उल्लेख भी मिलते हैं। तो एक एक करके हम इन सब चीज वस्तुओं को तपासेंगे। तो शुरू करेंगे। आज हमें धार्मिक स्थिति से हमारी बात को जो है शुरू करना है। और अगर हम रिकैपिचुलाइज करें तो हमने देखा था कि वहाँ की जो प्रजा थी वो प्रजा में, वो चीनी तत्कालीन समाज में बहुत ही वहम जो है प्रचलित था, बहुत ही मान्यताएं प्रचलित थी और इन्हीं मान्यताओं और वहम का दुरुपयोग होता था। प्रजा का जो डर था उसका लाभ लिया जाता था। ठीक है, कोई धर्म पहले नहीं था यहाँ, मगर धीरे धीरे बौद्ध धर्म यहाँ फैला। बौद्ध के साथ साथ वहाँ का जो मूल धर्म है कन्फ्यूशियस धर्म, उसका भी फैलाव हुआ। उसके साथ जो ताओ धर्म है वो भी वहाँ का मूल धर्म है, उसका भी फैलाव रहा। जरथुस्त्र भी आए, इस्लामी भी आए, मगर इन लोगों की कुछ चली नहीं खास, और ये धर्म जो है वो यहाँ पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया। हालांकि बौद्ध धर्म जो कि भारत से गया वो पूर्ण रूप से विकसित हुआ। वहाँ का ही कन्फ्यूशियस धर्म पूर्ण रूप से विकसित हुआ, कई लोगों को प्रभावित किए। ताओ धर्म भी कई लोगों को, ताओ धर्म ने भी प्रभावित किया और वो भी धूमधाम से चला। मगर ताओ धर्म थोड़े वर्षों के पश्चात उसका जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होता गया। मगर कन्फ्यूशियस का प्रभाव हमें आज दिन तक, आज भी चीन की भूमि पर उस धर्म का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो देखेंगे इन धर्मों के बारे में थोड़ा नज़दीक से कि वे धर्म दरअसल कहते क्या थे। उन लोगों की जो थियरी थी, यह तत्वज्ञानियों की, वो थियरी क्या थी। और दूसरी बात, चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्सु के अलावा, कन्फ्यूशियस यानी कि कन्फ्यूशियस के स्थापक और लाओ त्सु यानी कि ताओ धर्म के स्थापक, तो इन दोनों के अलावा भी कई सारे तत्वचिंतक चीन में रहे हैं, कई सारे। और उन लोगों ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक अपनी अपनी थियरियाँ दी है। जैसा जीवन को उन लोगों ने समझा वैसा वहाँ के लोगों को बताने का प्रयास किया। मगर इन सब में सबसे जो प्रभावित है वे सबसे प्रथम क्रम पर हम लोग रख सकते हैं कन्फ्यूशियस धर्म को, और दूसरे क्रमांक पर रख सकते हैं वहाँ के ताओ धर्म को, अगर मूल धर्म की बात करें तो। वरना आज के समय अगर आप अधिकांश रूप से देखें, मेजोरिटी देखें, तो वहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव ज़्यादा है। कन्फ्यूशियस धर्म भी है, आज भी जीवित है, और ताओ धर्म भी आज भी जीवित है, मगर उसका दायरा कम है। ताओ का तो ज़्यादा कम है, कन्फ्यूशियस का थोड़ा ज़्यादा है, मगर बुद्ध धर्म से कम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे। इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट चाइना की बात करेंगे कि वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो कैसे चलती थी, कौन सा जो व्यवसाय था वो प्रधान व्यवसाय था, वहाँ के समाज में किस किस तरह के वर्ग पाए जाते हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली किया अगर बोला जाए तो कारीगर में कौन कौन से वर्ग पाए जाते हैं, वे कौन कौन से प्रकार के काम कर सकते थे, विनिमय का साधन क्या था, एक्सचेंज ऑफ जो मीडियम है, या आप कह लीजिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो क्या था। तो इत्यादि चीज़ों के बारे में
यहाँ हम लोग अभ्यास करेंगे। उसके बाद शिक्षण व साहित्य, वहाँ का एजुकेशन के साथ वहाँ की एग्ज़ाम जो प्रोसीजर है वो बहुत ही विशिष्ट है। उसके बारे में भी हम लोग बात यहाँ कर सकते हैं। और प्लस साहित्य के बारे में भी बात करेंगे कि चीन का साहित्य लगभग 2-3 धर्मों के साहित्य से बना है। एंशिएंट चीन का साहित्य, और तभी हमें मालूम है कि धार्मिक साहित्य तब प्रभावित है। तो अधिकांश जो प्राचीन सभ्यता है उनके साहित्य में धर्म ग्रंथों का ही समावेशन होता है। तो चीन में भी कुछ ऐसा ही था। और आखिरी में कला व स्थापत्य देखेंगे, जिसमें भी चीन में अच्छी मात्रा में विकास हुआ था। अगर कंटेम्प्रेरी दूसरी कोई सिविलाइजेशंस का में कंपैरिजन करना हो चाइना के साथ, देन चाइना वाज मोर डेवलप्ड। शुरू करते हैं हमारी आज की बात। धार्मिक स्थिति से ही हमें शुरू करनी होगी, जहां हमने छोड़ा था। देखिए, ईस्वी सन की 7वीं सदी में या शताब्दी में जरथुस्ट्र, इस्लाम, यहूदी, ये तीनों धर्म यहाँ आए। मगर दे वर एक्सोटिक, बाहर से आए थे, बाह्य धर्म थे और कम प्रभावी रहे। जिसका जिक्र हमने किया, सिर्फ एक ही एक्सोटिक धर्म था, बाह्य एक ही धर्म था जिसने चीनी लोगों को, चीनी समाज को प्रभावित किया। वो था बौद्ध धर्म, जो आज भी वहां जीवित है। उसके बाद धर्म प्रचलित बने, मगर इन सब में चीन का जो प्राचीन धर्म कन्फ्यूशियस धर्म है, यह धर्म चीनी संस्कृति के मूल में है और इस धर्म की स्थापना कन्फ्यूशियस द्वारा की गई थी। कन्फ्यूशियस यह एक महानुभाव है और चीन के आज के, अगर इसके कन्फ्यूशियस, महात्मा कन्फ्यूशियस की अगर प्रोफाइल देखें तो इसका जन्म वर्ष 551 एडी में हुआ था, या आप कह लीजिए BCE कहना उचित रहेगा। ठीक है। और वर्तमान जो सातुंग प्रांत है, वर्तमान वहां इस महानुभाव का जन्म हुआ था। प्लस यह महानुभाव का जो असली नाम था वो था कुंग फू त्सु। दिस वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस नाम उन महात्मा ने बाद में धारण किया जब उसको महात्मा की उपाधि मिल गई। ठीक है। और एक बात यहाँ थोड़ी जो इंटरेस्टिंग है वो है महात्मा बुद्ध और महावीर, इन दोनों के समकालीन थे। कन्फ्यूशियस वाज कंटेम्परेरी टू गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी। यहाँ भगवान बुद्ध और महात्मा महावीर का जन्म हुआ, वहाँ चाइना में कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ। यहाँ इन लोगों ने अपने विचार, उपदेश अपने फैलाने शुरू किए। वहाँ कन्फ्यूशियस ने अपने उपदेश, अपने विचार जो है वो फैलाना शुरू किए। महात्मा कन्फ्यूशियस ने प्राचीन चीनी प्रणाली का अभ्यास करके वर्तमान जमाने को अनुकूल विचार समाज को दिए। यस, प्राचीन प्रणाली का विचार किया। हमने हमारे पिछले उपाख्यान में देखा था कि कई सारे राजा ऐसे आए थे चीनी इतिहास में, जो लोग अपना सर्वस्व स्थापित करने के लिए प्राचीन पहचान को मिटाना चाहते थे, और इसी के लिए उन लोगों ने प्राचीन साहित्य का भी विनाश कर दिया या प्राचीन कोई अन्य ऐसी चीज वस्तुओं का विनाश कर दिया। मगर फिर भी कन्फ्यूशियस और उसके अनुयायियों ने बहुत ही मेहनत करके यह सब जो प्राचीन ग्रंथ थे, जो कहीं कहीं छुपाए गए थे इस जो है राजा के विनाश से बचने के लिए, उसको ढूंढ निकाला। उसमें से जो तब की जो प्राचीन परंपरा थी, उसके जो मूल्य थे, वह मूल्य फिर से प्रजा के सामने रखे और प्रजा को बोला, प्रजा को समझाया कि भाई आप यह मूल्य को फिर से जो है एक्सेप्ट कर लो, इसका अनुकरण करने लगो, तो आपका जीवन जो है वो सुखमय हो सकता है। तो ही वॉज महात्मा कन्फ्यूशियस। देखिए, ये कोई भगवान का अंश अवतार नहीं था। ठीक है, यह एक तत्वज्ञानी था, एक सामान्य मनुष्य था। प्लस जो चिंतन दिया है कन्फ्यूशियस ने, वह चिंतन में भी कहीं पर भी परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप से निर्देश नहीं आता, परमात्मा की भक्ति का भी निर्देश नहीं आता। फिर भी यह पूरे धर्म में जो ईश्वर है उसकी सर्वोपरिता है,
वो तय की गई है वो बनाए रखी है। तो देखिए कितना अच्छा यह महानुभव ने संदेश दिया होगा। डायरेक्ट जिक्र कहीं पर भी नहीं दिखेगा हमें परमात्मा का या उसकी भक्ति का, मगर फिर भी ईश्वर की सर्वोपरिता यह धर्म में अखंड है। वे अपने आप को सर्जक नहीं परंतु धर्मवाहक मानते थे। ये भी उनका जो है अच्छापन था। वो अपने आप को सर्जक नहीं मानते थे बट एक धर्मवाहक मानते थे कि ही इज जस्ट अ ड्राइवर, या चालक मानते थे अपने आप को। उसके बाद महात्मा कन्फ्यूशियस ने कोई नया धर्म या संहिता नहीं दी। ये सामान्य सा एक उपदेश दिया और वो जो उपदेश था वो था मानव नीति का। मनुष्य को सदाचार करना चाहिए, मनुष्य को अपना जीवन जो है वो शांति से प्रसार करना चाहिए। सब जो उसके अगल बगल वाले हैं उन सबके प्रति स्नेह रखना होगा, सदाचार करना होगा। तो ये सिंपल फिलोसॉफी थी और यही फिलोसॉफी के आधार पर कन्फ्यूशियस ने अपने विचारों का प्रोपोगेशन किया पूरे चाइना में और करोड़ों लोगों को प्रभावित किया अपने इस उपदेश से, अपने इस सिद्धांत से। उन्होंने प्राचीन परंपराओं के आधार पर आधुनिक समाज को गढ़ा। यस, प्राचीन परंपराओं को वर्तमान समय के हिसाब से, तब के समय के हिसाब से पहले तो सेट किया, फिर उसको प्रोपोगेट किया, लोगों को समझाया। कन्फ्यूशियस ने अपने जीवन काल दौरान चीन में राजकीय अव्यवस्था थी। यस, कन्फ्यूशियस के जीवन के दौरान वहाँ की जो सामाजिक संस्कृति थी, प्राचीन संस्कृति, उसके मूल्य लोग भूल रहे थे और कन्फ्यूशियस को इस बात से जो है परेशानी हो रही थी। मगर फिर भी कन्फ्यूशियस ने धैर्य रखा और अपना कार्य चालू रखा और अंत में वे सफल हुए। वहाँ के लोगों के मानस में, दिमाग में प्राचीन सभ्यताओं का जो मूल्य है, प्राचीन संस्कृतियों का जो मूल्य है, वो मूल्य जो है वे सफल रूप से छोड़ कर रहे हैं। और इसलिए उन्हें चीनी संस्कृति का पिता कहा जाता है। ये बात याद रखनी है हमें, ही इज द फादर ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। पितामह है, इनफैक्ट है। देखिए कन्फ्यूशियस के द्वारा यह एक सिद्धांत दिया गया हुआ है जिसका यहाँ इन्फोग्राफी के रूप में, एक माइंड मैप के रूप में प्रेजेंटेशन करने का प्रयास किया गया है हमारे द्वारा, ताकि हमें याद रखने में कोई दिक्कत ना रहे, समझने में कोई दिक्कत ना रहे। देखिए यह समाज की हायरार्की है, यह हमें मालूम है, ठीक है। यहाँ राज्य को आप देश कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ जो राज्य है वो देश है। तो देखिए सर्वप्रथम इस हायरार्की की सर्वप्रथम जो इकाई है वो व्यक्ति खुद है, ठीक है। तो सर्वप्रथम व्यक्ति को सुधरना होगा। अगर व्यक्ति का सुधार होगा, अगर व्यक्ति में सुधार दिखेगा तो वो सुधार की जो असर है वो होगी कुटुंब पर, तो वहां से कुटुंब सुधरेगा। अब अगर एक कुटुंब सुधर गया, समाज का एक इकाई है, समाज की एक इकाई है यह कुटुंब, अब यह सुधर गया तो वो अन्य कुटुंबों को सुधारने की जो है कोशिश करेगा, सुधारने का प्रयास करेगा। तो वहां से सुधरेगा पूरा समाज जिसमें कई सारे कुटुंब हो। अब समाज सुधर गया तो अब बारी राज्य की है, तो पूरा राज्य जो है या पूरा देश जो है वो सुधर जाएगा। और यहाँ भी आगे हम लोग कह सकते हैं अगर राज्य भी सुधर गया तो अब विश्व सुधरेगा। अब थोड़ा पूरा जो विश्व सुधर गया तो अब मानवता सामने आ जाएगी, या मानवता ही मानवता पूरे विश्व में रह जाएगी। तो दिस वाज द डॉक्ट्रिन व्हिच वाज इंडोक्ट्रिनेटेड बाय महात्मा कन्फ्यूशियस। देखते हैं आगे। देखिए उन्होंने अपने सिद्धांत में प्राचीन क्रिया विधि के महत्व को समझाया, संगीत का महत्व भी समझाया। प्राचीन क्रिया विधि यानी कि कर्मकांड। कन्फ्यूशियस ने बोला कि भाई प्राचीन चीन में जो कर्मकांड की प्रक्रिया चल रही थी
देवताओं को राजी करने के लिए, प्राकृतिक तत्वों की पूजा करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए, तो वो अच्छे मूल्य है। वही मूल्यों के साथ हमें अपना जीवन जीना चाहिए। ये बात कन्फ्यूशियस ने पूरे चाइना में कही। प्लस संगीत का भी महत्व समझाया, म्यूजिक। देखिए संगीत का क्या महत्व है। संगीत जो है वो समाज की आत्मा है, अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस। अब प्राचीन क्रिया विधि का क्या महत्व है, तो उसके द्वारा सभ्यता का विकास होगा। ये तो समाज का विकास है, मगर समाज के ऊपर है पूरी सभ्यता। तो संपूर्ण सभ्यता का विकास जो है वो हो सकता है सिर्फ संगीत और शस्त्र क्रिया का महत्व समझते हुए। तो ये एक महात्मा ने बड़ा सिद्धांत दिया। कन्फ्यूशियस के उद्देश्य को हम लोग 5 विभागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास एक और माइंड मैप है, जिसके तहत पूरे डॉक्ट्रिन को, महात्मा कन्फ्यूशियस के पूरे डॉक्ट्रिन को यहाँ हमने 5 भागों में विभाजित कर दिया है, ताकि हमें याद रखने में सरलता रहे, समझने में सरलता रहे। देखिए सर्वप्रथम ए, राजनीति व धर्म का साम्य दोनों चाहिए, और दोनों के बीच में संतुलन चाहिए। यही बात सिद्ध करना चाहते थे। उसके मुताबिक कोई भी पलड़ा भारी नहीं होना चाहिए। जितना राजनीति का प्रभाव है समाज में, उतना ही प्रभाव धर्म का भी रहना चाहिए। दूसरा, सदाचार के द्वारा व्यवस्थित समाज रचना। सदाचार, गुड डीड्स। गुड डीड के रास्ते से मनुष्य जो है वो अपना जीवन अच्छी तरह से प्रसार कर सकता है। दूसरी बात, देखिए यहाँ कन्फ्यूशियस के या ताओ धर्म के सिद्धांत में कहीं पर भी मोक्ष की बात नहीं है। ठीक है, वे लोग यहाँ दिस वर्ल्डनेस को ही ये लोग फॉलो करते थे, जिसे कह सकते हैं इहलोकवाद। जो इहलोकवाद था वही इन लोगों के द्वारा मनाया जाता था। वे लोग मोक्ष की परिकल्पना नहीं कर सकते थे, या इन लोगों ने नहीं की थी। उसके बाद मान्यता। यस, मान्यता में भी विश्वास रखना, ये भी कन्फ्यूशियस ने एक सिद्धांत दिया था। और इसी की वजह से चीनी समाज में आज के दिन भी कई सारी मान्यताएं प्रचलित है, कई सारी, जो आज के दिन हम लोग ऐसे वैज्ञानिक समय में हम लोग उसे अंधश्रद्धा कह सकते हैं। ऐसी मान्यताएं आज भी वहां प्रचलित है। उसके बाद व्यक्ति सुधारना, जो प्रथम नींव है यह पूरे ढांचे की। व्यक्ति सुधरेगा तो कुटुंब, कुटुंब सुधरेगा तो समाज, और समाज सुधरेगा तो पूरा राज्य। और उसके बाद उत्तम मानव। किसी व्यक्ति विशेष को एक अच्छा मानव बनना होगा, और अच्छे मानव बनने के लिए सदाचारी जीवन व्यतीत करना होगा, तो उसे सुख प्राप्त हो सकता है। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ कन्फ्यूशियस डॉक्ट्रिन। कन्फ्यूशियस धर्म की विशेषता। देखिए यहाँ हमने मौखिक बात तो की, ये 2-3 बिंदु ही आएंगे। उसमें सबसे प्रथम बिंदु आएगा कि परमात्मा का कोई आप कह लीजिए निर्देश नहीं। ठीक है, भक्ति का भी निर्देश नहीं, परमात्मा की भक्ति का भी निर्देश नहीं दिया गया कहीं पर भी। और आखिरी में आप कह लीजिए फिर भी ईश्वर की सर्वोपरिता कायम है। ठीक है, तो ये इस धर्म की सबसे बड़ी विशेषता थी। संक्षिप्त में देखें अगर, तो यह धर्म में सदाचार की बात हुई थी। ठीक है, वो हमने देखा। सदाचार प्रधान धर्म कह सकते हैं हम। तो संक्षिप्त में अगर कहना है तो कन्फ्यूशियस धर्म पूरा का पूरा धर्म सदाचार प्रधान धर्म था। इसमें कोई जटिल बातें नहीं थी, कोई जटिल तत्वज्ञान नहीं था। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सरल सा तत्वज्ञान था, जो कि मानवता की ओर किसी भी मनुष्य को जो है दिशा सूचित करता था।
उसके बाद देखें तो कन्फ्यूशियस धर्म नीतिपूर्ण जीवन से व्यक्ति के उद्धार मोक्ष का मार्ग बताता था, मगर यहाँ टेक्निकली कोई मोक्ष की जो है कोई परिभाषा, कोई परिकल्पना यहाँ मौजूद नहीं थी। ये लोग इहलोकवाद में अपना विश्वास रखते थे। चीन का दूसरा महत्वपूर्ण धर्म मतलब ताओ धर्म। देखिए ताओ, जिसकी स्थापना महात्मा लाओ त्से ने की। आश्चर्यजनक बात है, ये महानुभाव कन्फ्यूशियस के समकालीन थे, कंटेम्पररी टू कन्फ्यूशियस। तो इनडायरेक्टली ये कंटेम्पररी हुए महात्मा बुद्ध से और महावीर स्वामी से, भगवान महावीर स्वामी से भी ये कंटेम्पररी हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में ये दोनों अपने धर्मों का प्रवर्तन कर रहे थे, और वहीं सामने जो चाइना है वहाँ कन्फ्यूशियस और लाओ त्से दोनों अपने धर्म का परिवर्तन कर रहे थे। अगर इसके जन्म की बात की जाए तो इट वॉज 571 BCE। ठीक है, 571 में वर्ष में इसका जन्म हुआ। कन्फ्यूशियस का जन्म 551 BCE में हुआ था। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, ये तत्वज्ञानी थे, और जैसे हमने बात की कि चीन में ज्यादातर अधिकांश तत्वज्ञानी ही हुए हैं, वो पहली बात। दूसरी बात, कन्फ्यूशियस से समकालीन थे, ये बात भी हमने देख ली। जन्म 571 में हुआ था। देखिए यह जो ताओ सिद्धांत जो है, या आप कह लीजिए ताओ डॉक्ट्रिन, इट इज एक्चुअली सिमिलर टू ए थियरी ऑफ ब्रह्म एंड परब्रह्म इन द हिंदू मिथोलॉजी या इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स। जो भारतीय धार्मिक जो धर्मग्रंथ है, धार्मिक पुस्तकें है, उसमें जो ब्रह्म परब्रह्म की जो परिभाषा दी गई है, जो थियरी दी गई है, वो थियरी से बहुत ही मिलता जुलता है ये ताओ धर्म। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का तत्वज्ञान है। शुरुआत में ताओ धर्म तत्वज्ञान व नियमों से भरपूर था, यस, मगर धीरे धीरे जैसे समय प्रसार होता गया तो उसमें से तत्वज्ञान और जो नियम थे वे धीरे धीरे निकलते गए, दुर्बल बनते गए, और इसमें जादू मंत्र, कर्मकांड, इत्यादि इसमें समाहित होने लगे। तो धीरे धीरे पूरा जो धर्म है वो दुर्बल बनता गया, और आखिरी में जो है मृतप्राय हो गया। यानी कि अब यह धर्म जो है वो खड़ा नहीं हो सकता, इतना दुर्बल हो गया। क्योंकि जैसे हमने बात की कि धीरे धीरे इसमें जो अवगुण थे वे इसमें जो है समाहित होने लगे, इसमें घुसने लगे, और इसी की वजह से यह धर्म की पकड़, यह धर्म के तत्वज्ञान की पकड़, इसका फैलावा कम होता गया, जिसने यह पूरे धर्म की परिस्थिति को मृतप्राय बना दिया। देखिए अगर ताओ धर्म के बारे में हमें देखना है तो यहाँ हमारे पास एक इन्फोग्राफ है जो हमें थोड़ी मदद कर सकता है। देखिए दो अर्थ है, पहले देखेंगे हम लोग शाब्दिक अर्थ यानी कि डिक्शनरी मीनिंग, और दूसरा तत्वज्ञान में अर्थ यानी कि मीनिंग इन फिलोसॉफी। शाब्दिक इसका अर्थ होता है मार्ग या राह, या आप कह लीजिए पथ, या आप कह लीजिए रास्ता। ठीक है, तो भगवान तक पहुंचने का पथ, भगवान तक पहुंचने का रास्ता, भगवान तक पहुंचने का मार्ग, उसे चाइनीज भाषा में उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ताओ है। मगर फिलोसॉफी की बात करें तो प्रकृति व समग्र विश्व को उत्पन्न करने वाला परम तत्व, यस, एक ऐसा गूढ़ परम तत्व, गूढ़ यानी कि रहस्यमय, जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, जिसको कभी किसी ने जाना नहीं, किसी को पता नहीं, मगर कुछ ऐसा है, ऐसी मान्यता, ठीक है, उसे गूढ़ कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो तत्वज्ञान है वो भी परम तत्व नामक एक गूढ़ तत्व की ही बात करता है, एक रहस्यमय तत्व उसकी ही बात करता है कि ऐसे कोई बड़े शक्तिशाली तत्वों के बिना ऐसी बड़ी पृथ्वी का निर्माण शक्य ही नहीं है। यह फिलोसॉफी का यह धर्म था।
इस परम तत्व को प्राप्त करने का मार्ग मतलब 3 ताओ। शुरुआती जो नाम था वो पूरा था यह धर्म का, मगर धीरे धीरे जैसे समय पसार होता गया 3 निकल गया और सिर्फ रह गया ताओ, जो आज भी कायम है। समय के चलते उसमें 3 निकल गया और ताओ प्रसिद्ध हो गया, वो हमने देखा। ताओ धर्म के 3 मुख्य सिद्धांत है, जिसमें से ताओ मतलब परम तत्व, TEH यानी कि ताओ का आविष्कार, और जो पुवई जो तीसरा इसका जो उपांग है यह सिद्धांत का, वो है ताओ तक पहुंचने का रास्ता। ठीक है, तो इसी थियरी पर यह पूरा का पूरा धर्म चलता था और अच्छा खासा चलता था। जब लाओ त्सु के समय इसका जो है प्रोपगेशन हुआ, इसका फैलाव हुआ, तो कई लोगों को चाइना में इसने प्रभावित किया। मगर धीरे धीरे जैसे हमने देखा कि जो अनिष्टों का प्रवेश हुआ यह धर्म में, जिसने पूरे धर्म को दुर्बल बना दिया। ताओ कन्फ्यूशियस धर्म एक ही समय प्रचलित था और ताओ से चीन के लोग प्रभावित भी खासी मात्रा में हुए थे। ताओ धर्म ने चीन समाज को भौतिक जीवन से बाहर देखने की प्रेरणा दी। यस, अभी तक कन्फ्यूशियस ने भी नहीं दी थी। देख लीजिए, फिजिकल वर्ल्ड मटेरियलिटी से बाहर निकलने की, बाहर सोचने की जो थियरी है वो कन्फ्यूशियस ने भी नहीं दी थी, मगर ताओ वाज द वन हु पायोनियर्ड दिस थियरी। और वहाँ के लोगों को समझाया कि भाई भौतिक जीवन ही नहीं है, यहाँ तो हम लोग कुछ समय के लिए ही आए हैं, असल में हमारी जो यात्रा है वो ये नहीं है। ये सिखाने वाला चाइना में प्रथम ताओ था या लाओ त्सु था। ताओ धर्म के प्रचार और विकास का श्रेय हान वंश के स्थापक ताओ के अनुयायी चान लियांग को जाता है। यह राजवी थे जो कि हान वंश के थे, हान वंश, और ताओ के अनुयायी भी रहे थे। उसके साथ यही वंशज के एक यांग ताओलिंग, वह भी सहयोगी है, उसका भी इतना ही हक है यह यश प्राप्त करने का। यह ताओ धर्म के फैलाव में जितना यश चान लियांग को मिलता है, उतना ही यांग ताओलिंग को भी मिलना चाहिए। चीन में कई जगह ताओ के मंदिर बने। यस, अब धीरे धीरे चीन में कई जगह ताओ के मंदिर भी बनने लगे, वहां साधु रहने लगे जो ताओ धर्म के अनुयायी थे, रहने लगे। जैसे बुद्ध धर्म में जो विहार होते हैं, वहां जो साधु होते हैं, रहते हैं, वैसे ही ताओ के मंदिरों में भी ताओ अनुयायी साधु रहने लगे और बौद्ध धर्म की तरह ही, धर्म की तरह अपने धर्म के साहित्य लिखने लगे। संक्षिप्त में ये बौद्ध धर्म का अनुकरण करने लगे कि जैसे बौद्ध धर्म अपना फैलाव कर रहा है अलग अलग प्रक्रिया करके, वैसे ही हम लोग भी अपने धर्म का फैलाव करें इन कुछ प्रक्रियाओं को करके। तो उसी के तहत कुछ मंदिर जैसा एक बड़े स्थापत्य का निर्माण किया गया, विहार जैसा, जिसमें उन साधुओं को रहने की सुविधाएं कर दी गई। फिर ये साधु बौद्ध धर्म की तरह ही अपना साहित्य भी सृजन करने लगे। चीन का तीसरा महत्वपूर्ण धर्म था बौद्ध धर्म। यस, इट वाज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन इन द एंशिएंट चाइना एंड इट वाज बौद्ध धर्म, और कह लीजिए बुद्ध रिलीजियन, जो हमें पता है कि यह एक बाह्य धर्म था जो कि भारत से चीन की ओर गया था और चीन में फैल गया, अपना प्रभाव छोड़ दिया। मगर हमें यह देखना है कि चीन का जो बौद्ध धर्म था वो कई मुद्दों पर, कई बिंदुओं पर भारत के बौद्ध धर्म से अलग था। यहाँ का बौद्ध धर्म यानी कि चीन का बौद्ध धर्म सरल था, कोई तत्वज्ञान नहीं था उसमें, कोई आप कह लीजिए रहस्यमय बात नहीं थी। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। चीन का
बौद्ध धर्म सरल, कोई कठोर तत्वज्ञान नहीं और कोई रहस्य भी नहीं। देखते हैं आगे। यहाँ के बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना भी सरल भाषा में ही की गई थी, जो कि सामान्य लोक मानस को समझ में आ सके। सामान्य प्रजा ऐसा मानती थी कि बौद्ध साधुओं के पास दिव्य शक्ति होती है। यस, ये एक मान्यता प्रचलित थी और सभी को ऐसा ही लगता था कि भाई जो बौद्ध धर्म के साधु होते हैं वे अलौकिक होते हैं, उन लोगों के पास ब्रह्मांडीय शक्ति होती है, ऐसा लगता था। चीन में बौद्ध धर्म के अनुयायी जो होते थे उसको दीक्षा लेने से पहले, दीक्षा के पूर्व कठोर से कठोर, अधिकतम कठोर कसौटियों में से गुजरना पड़ता था। अगर वे उन कसौटियों में उत्तीर्ण हो जाए तभी उन लोगों को दीक्षा दी जाती थी, तभी उन लोगों को बौद्ध साधु का दर्जा दिया जाता था। और ये परीक्षा बहुत ही कठोर होती थी। इन परीक्षाओं में अग्नि परीक्षाएं भी होती थी, जिसमें जलते कोयले के ऊपर नंगे पांव चलना होता था, अपने बाल खींचकर निकाल लेना होता था, इत्यादि। ऐसी कई सारी प्रक्रियाएं थी जो कि कसौटी में समावेश होती थी और उन लोगों को उसमें से निकलना होता था, उत्तीर्ण होना पड़ता था। यहाँ बौद्ध मठों व अन्य जगहों पर साधु उपासना करते थे। यस, बौद्ध मठों में उपासना करते थे, वहाँ रहते भी थे और जो धार्मिक संदेशा उपदेश फैलाने का कार्य है वे भी बहुत ही अच्छी मात्रा में ये लोग करते थे। समय के चलते बौद्ध धर्म में अनिष्टों का प्रवेश हुआ। यस, धीरे धीरे यहाँ के बौद्ध धर्म के ऊपर भी अनिष्टों का प्रभाव पड़ा और ये जो बौद्ध मंदिर थे या आप कह लीजिए विहार, ये अब अनिष्ट प्रकार की गतिविधियों का एक, आप कह लीजिए, एक स्रोत बन गए। जैसे हमने अन्य प्राचीन सभ्यता के बारे में देखा हो, जैसे हमने इजिप्ट में देखा हो या सुमेर में देखा हो, बेबीलोन में देखा हो कि कैसे वहाँ के धर्मगुरु वहाँ के गिरजाघरों में से जो है ऐसे पाप के काम कार्य करते थे। तो ठीक वैसे ही चीन में भी यही हालत हुई। फिर धीरे धीरे इसमें जादू मंत्र घुसे बौद्ध धर्म में, तांत्रिक क्रियाएं इसमें शामिल हुई। तो इसी की वजह से यहाँ का धर्म जो है वो छिन्न भिन्न हो गया, मगर फिर भी अधिकांश समाज को यह प्रभावित कर गया या प्रभावित करने में सफल रह गया। धर्म के नाम पर मंत्र तंत्र का प्रभाव बढ़ा, लोग वहमी बन गए। फिर भी चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार भारी मात्रा में हुआ था। इन महत्वपूर्ण धर्मों के अलावा चीन में अन्य कई तत्वचिंतक व विचारक हुए। यस, ये थोड़े महत्वपूर्ण है। हमारे पास एक सूची है जिसके तहत कुछ तत्वज्ञानियों का नाम है। ठीक है, हमें देखना है कि उन लोगों ने कौन कौन सी अपनी विचारधाराएं प्रोपोगेट की थी या वे लोग उसके बिलीवर थे। सबसे पहले मेंशियस। देखिए, यह तत्वज्ञानी जो है वे कन्फ्यूशियस के शिष्य, और इसने कन्फ्यूशियस के विचारों का फैलाव किया। फैलाव, कन्फ्यूशियस विचारों का। फिर उसके बाद देखिए काओ नामक तत्वज्ञानी आए। ये मेंशियस के समकालीन थे मगर कन्फ्यूशियस के विरोधी थे। तो इन्होंने क्या किया, कन्फ्यूशियस के सिद्धांत का खंडन किया, यानी कि उसको नकारा, उसको चैलेंज किया। उसके बाद शुंडजा नामक एक तत्वज्ञानी है जिसने कुछ विचित्र तत्वज्ञान दिया और उसने बोला कि भाई मनुष्य जो होता है वो जन्म से ही कपटी होता है, यानी कि जन्म से ही वो पापी होता है और यहाँ किए गए कर्मों का कोई उसके ऊपर असर नहीं होता। ये वो पापी ही आता है, पापी ही उसका जन्म होता है और पापी ही उसकी मृत्यु होती है। उसके बाद का जो तत्वज्ञानी था यांगशी चुंग, उसने एकदम विरुद्ध की थियरी दी काउ से। उसने क्या बोला कि भाई ऐसा नहीं होता, मनुष्य जो है वो जन्म से ही सदाचारी होता है, यानी कि वो अच्छा होता है।
इसका जन्म भी अच्छा होता है, इसकी मृत्यु भी अच्छी होती है। ठीक है, तो इन दोनों में विरोधाभास था। उसके बाद जो मांटी व यांगचू आए, इन दो महानुभावों ने अव्यवस्थित समाज व्यवस्था व राज्य व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए इन लोगों ने क्या बोला कि भाई मनुष्य को परस्पर अच्छे संबंध रखने होंगे एक दूसरे के साथ, प्लस मातृभाव का विकास करना होगा। तो यह महानुभाव के द्वारा किया गया था। और जो आखिरी महानुभाव है उसके द्वारा ऐसा कहा गया है कि यांगचू, एक दूसरे यांगचू, इसने मन की शक्ति पर भार दिया कि भाई आपकी मन की शक्ति ऐसी है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आपका मन जो सशक्त है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। उस थियरी पर तत्वज्ञान देने वाले यांगचू द्वितीय थे या दूसरे थे। ठीक है, तो दिस वाज द लिस्ट। तो आगे अगर देखें तो एक और तत्वज्ञानी है इस सूची में, और उसके मुताबिक भी मन की शक्ति ही सर्वसर्वा है, सर्वोपरि है। ठीक है, तो हमारे पास एक पूरी सूची थी अलग अलग तत्वज्ञानियों की कि किन किन तत्वज्ञानियों ने किन किन प्रकार के अपने जो विचार है वे रखे चीनी प्रजा को देने का प्रयास किया। मगर इनमें से कुछ तत्वज्ञानियों से चीनी प्रभा प्रभावित भी हुई प्रजा, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है कि ये विफल रहे या एकदम बिन प्रभावी रहे, ऐसा नहीं है। मगर अधिकांश जो समाज था वो कन्फ्यूशियस से प्रभावित था। कन्फ्यूशियस पहले नंबर पर था, दूसरे नंबर पर ताओ से प्रभावित था, फिर उसके बाद ये सब सारे कह सकते हैं। इस तरह कन्फ्यूशियस के बाद कई सारे विचारक चीन में हुए। जरथुस्ट्र व इस्लाम के प्रचारकों ने भी अपना धर्म चीन में फैलाने का प्रयत्न किया, परंतु वे पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाए। मगर they didn't succeeded at most। देखिए आगे अगर हमें इकोनॉमी देखनी है चाइना की, तो उसमें हमें देखना होगा कि वो खेती प्रधान समाज था। खेती प्रधान वहाँ का अर्थतंत्र था, या आप कह लीजिए कृषि प्रधान था। कुछ लोग थे, कुछ समाज में कुछ ऐसे कुटुंब थे जो छोटे उद्योगों के साथ भी जुड़े हुए थे। मगर अगर हमें स्पेसिफिकेशन जो देना है तो इट वाज एग्रेरियन इकोनॉमी। सामान्य रूप से चीन कृषि प्रधान देश था, यहाँ थोड़ी भूल है, कृषि प्रधान रहेगा। और कुछ लोग छोटे उद्योग के साथ जुड़े हुए थे अपनी आजीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए। यहाँ कारीगरों का एक अलग वर्ग था। यस, कई प्रकार के कारीगर रहते थे। यहाँ बुनकर रहते थे जो कि वीवर्स हम कह सकते हैं। फिर यहाँ लुहार रहते थे, यानी कि ब्लैक स्मिथ कह लो आप, लुहार। उसके बाद यहाँ सुनार रहते थे जिसे हम लोग गोल्ड स्मिथ कह सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। शिल्पी थे कई प्रकार के। ठीक है, तो कारीगरों का वर्ग भी यहाँ अच्छी मात्रा में रहा था। कुछ लोग शिकारी प्रवृत्तियों के साथ भी जुड़े थे। यस, जो लोग वाटर बॉडी या समुद्र के आसपास रहते थे वे लोग शिकारी में जो है शिकारी प्रवृत्ति में व्यस्त थे। उसके बाद कृषि राज्य का महत्वपूर्ण व्यवसाय था। यस, और इसीलिए कृषि सुधार के लिए राज्य प्रयत्नशील रहता था, सदैव प्रयत्नशील रहता था। मगर फिर भी यहाँ कुछ सामंतवाद थे, तो राज्य जितना कार्यशील रहना चाहिए उतना तो नहीं रह पाया। मगर फिर भी दूसरे प्राचीन सभ्यताओं की तुलना में यहाँ का जो राज्य था वो कृषि के प्रति अत्यंत सहायक था। उसके बाद देखें तो पानी के लिए नहरों का निर्माण किया जाता था। ये तो स्वाभाविक सी चीज है कि जब किसी भी राज्य कोई वस्तु में शामिल हो तो उसके सुधार अच्छे होंगे, उसकी जो संरचना है वो अच्छी होंगी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अच्छा होगा। नहरों का भी निर्माण होता था। यहाँ देखना में ये है कि नहरों के निर्माण में जो लागत लगती थी वो राज्य के पास से आती थी, मगर जो श्रम करना पड़ता था वो वहाँ के सामान्य जनता के पास करवाया जाता था। सरकार सिर्फ लागत ही देती थी कि आपको जितना खर्च हो वो मैं दे दूंगा, मगर
काम आपको करना होगा, ऐसी कोई शर्त के ऊपर यह काम होते थे। जमीन के रक्षण के लिए राज्य योजनाएं अमल में रखी जाती। तो एक ऑर्गेनाइज्ड पूरा मैकेनिज्म था, एक व्यवस्थित तंत्र था। यहाँ चाय का उत्पादन विशेष मात्रा में होता था। यस, चाय का उत्पादन, और दे वर प्रोड्यूसिंग इट साइंटिफिकली। वैज्ञानिक पद्धति से चाय की खेती होती थी, जिसमें जो उत्पादन है वो काफी बड़ी मात्रा में होता था। चीन के लोगों का ग्रीस के साथ संबंध है, ग्रीक लोगों के साथ संबंध में आया, और धीरे धीरे यह संबंध बढ़ा, जिसका परिणाम क्या हुआ कि ग्रीस में से द्राक्षाई, ग्रेप्स जिसे हम कहते हैं, ग्रेप्स में से दारू बनाया गया प्रथम बार। अभी तक ये लोग दारू से परिचित नहीं थे, चीनी लोग, क्योंकि ग्रीक लोगों के साथ परिचित नहीं थे, तो द्राक्ष के साथ भी नहीं थे। मगर अब परिचित हुए तो द्राक्ष में से दारू बनाया गया, और बाद में तो यहाँ दारू बड़ी मात्रा में उपयोग में लिया जाता। तो ये ग्रीक लोगों के साथ संपर्क का परिणाम हुआ चीन में। आगे देखें तो यहाँ कृषि के साथ पशुपालन का व्यवसाय भी खूब मात्रा में विकसित हुआ था। यस, कृषि के साथ पशुपालन भी विकसित हुआ था, यानी कि मिक्सड फार्मिंग। इसमें जो मिल्ची एनिमल्स थे, उसको रखा जाता था, उसको खेती के उपयोग में भी लिया जाता था, और उसे जो है उससे दूध भी प्राप्त किया जाता था। यहाँ भेड़ भी पाले जाते थे, उनका भी उपयोग किया जाता था। यस, शिप्स, और उनका उपयोग भारी मात्रा में होता था, और यहाँ से इसके ऊपर आधारित उद्योगों की भी जो है एक श्रृंखला का विकास हुआ था। आगे देखें तो यहाँ रेशम का उपयोग अच्छी मात्रा में होता था, और हमें मालूम है कि चीन में सामान्यतः दो वर्ग थे, और दो वर्ग में से एक गरीब का था, एक अमीर का था, जिसमें से अमीर वर्ग का जो उपयोग था कापड़ में, वस्त्र में, वो मुख्य रूप से रेशम का ही था, सिल्क, रिच क्लास। और सामान्य लोगों के द्वारा भी कोई प्रसंग के ऊपर, कोई अवसर के ऊपर, कोई त्योहार के ऊपर रेशम के कपड़ों का उपयोग होता था। यहाँ निर्माण कार्य का उद्योग भी अच्छी मात्रा में विकसित हुआ था। निर्माण कार्य भी बहुत ही अच्छा होता था, जिसमें चूने का प्लास्टर होता था। चूने का प्लास्टर। यहाँ के जो घर थे बहुत ऊंचे नहीं होते थे, उसकी हाइट कम होती थी, और ये जो चूने का प्लास्टर है, इसकी जो चमक होती थी वो विशेष होती थी। They were polished. यहाँ के लोग लोहे का उपयोग भरपूर मात्रा में करते थे। Yes, they were introduced to iron. और यहाँ मेटलर्जी की भी भारी मांग थी, भारी मांग, और यहाँ जो विकास जो है वो भी अच्छी मात्रा में हुआ था। लोगों का एक समूह व्यापार कार्य से संबंधित था। यस, एक समूह जो था वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज के साथ भी अपना जो संबंध है वो रखता था, कृषि के साथ या कारीगरी के साथ नहीं। गुनाह की मात्रा कम थी, क्योंकि शिक्षा या सजा कठोर थी। यस, यहाँ का न्याय तंत्र जैसे हमने देखा बहुत ही सुदृढ़ था, और न्याय का अमलीकरण भी एकदम कठोर रूप से करवाया जाता था। तो इसी की वजह से गुनाहखोरी कम थी, और जो है सामान्य जीवन जो है वो शांतिपूर्ण था। शुरुआत में यहाँ विनिमय पद्धति अमल में थी। यस, इन इनिशियल स्टेज इट वाज अ बार्टर सिस्टम। एज वी ऑल नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम। यहाँ हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ इसकी चर्चा करना मुझे ठीक नहीं लगता। यहाँ हम लोग चीन के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो बार्टर में से धीरे धीरे जो है चीज वस्तुओं की आपले शुरू हुई। पीतल के टुकड़े,
का यूज होने लगा। पीतल के पहले आई थिंक लोहे का भी होता था, फिर लोहे के बाद पीतल का होने लगा, फिर उसके बाद हिरण का चमड़ा, इसका भी उपयोग होने लगा इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। ठीक है, और आगे जाके सिक्के आए। पहले सिक्के का अर्धविकसित रूप आया, फिर पूर्ण विकसित रूप आया, और उसके बाद पेपर करेंसी आई। और ये मैं एक बात आपको बता दूं कि पेपर करेंसी जो है वो पूरे विश्व को चाइना की भेंट है, पूरे विश्व को, जो आज हम लोग जिसका उपयोग बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। देखते हैं आगे। फिर धीरे धीरे तांबे के टुकड़ों का उपयोग हुआ, सिक्कों की जगह किया जाने लगा। चीन में कुछ सिक्के बहुत ही सुंदर थे अपने कद व आकार में, कुछ सिक्के कई सुंदर थे और इसके कई सारे नाम भी रखे गए हैं, जिसे फेक, नायुज और आगे ट्राउजस एक्सेट्रा एक्सेट्रा इतने नाम से जाने जाते थे। सोने का सिक्का भी उपयोग में था, सिक्का भी उपयोग में लिया जाता था। 9वीं सदी से प्रोमिसरी नोट्स लिखने का रिवाज शुरू हुआ, गारंटी। 12वीं सदी से पेपर करेंसी की शुरुआत हुई। यस, और पूरे विश्व में यह जो उपयोग था वह फैल गया। चीन में कुछ लोग ब्याज का व्यवसाय भी करते थे, यानी कि लैंडिंग का, धिराण देने का उद्योग हम लोग कह सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में एक निम्न कक्षा का उद्योग गिना जाता है। और ये जो ब्याज थे उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण रहता था, ताकि सामान्य प्रजा का शोषण ना हो, आर्थिक शोषण ना हो। राज्य कृषकों को वो व्यापारियों के पास कर वसूलता। यस, और इसी कर में से पूरे राज्य का जो वहीवट था वो भी चलाया जाता, और इसमें राज्य को अच्छी रकम प्राप्त होती। हालांकि यह पूरी वसूलात की प्रक्रिया में बहुत ही भ्रष्टाचार था, और जैसे हमने वहाँ की जो राजकीय व्यवस्था थी उसमें देखा कि चीन में भ्रष्टाचार जो था वो अधिक मात्रा में फैला हुआ था। आगे देखें तो राज्य की कर आय का बड़ा भाग लश्करी खर्च में के लिए उपयोग होता था। यस, और वही कारण है जिस कारण की वजह से कल्याणकारी जो नीतियां थी, जो वहां की सामान्य प्रजा के लिए थी, उसके ऊपर राज्य ध्यान नहीं दे सकता था, क्योंकि जो फंड आता था वो फंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाता था। चीन में जमीन नापने की पद्धति सरल थी। यस, इट वॉज अ वेरी सिंपल, और 2-3 इसकी इकाइयाँ भी थी, इसके यूनिट्स भी थे। और जमीन मापने के लिए बजरी के दानों का उपयोग किया जाता था, यानी कि मिलेट का। यहाँ बाजरी होगी, मिलेट के दानों का उपयोग किया जाता था, और उन लोगों ने कुछ एक मेजर डेवलप किया था। उस मेजर के तहत वहाँ जमीनों की गिनती की जाती थी। यहाँ वजन नापने की पद्धति भी विचित्रता से भरी थी, जिसमें कई सारे माप थे। एक अघोर था, दूसरा रुपया भार था, एक सेरथी करके कुछ था, अलग अलग माप थे इत्यादि। ठीक है, थोड़ी विचित्रता थी इस पूरी जो है वजन की पद्धति में, मगर ऐसे कुछ नाम वे लोगों के द्वारा उपयोग में लिए जाते थे, जिसके परफेक्ट मेजर्स जो है वो हमें मालूम नहीं है। कोई साहित्यिक इसका जो आधार है वो हमें नहीं मिलता है, सिर्फ नाम ही मिलते हैं। सामान्यतः जमीन का मालिक राज्य था, फिर भी जो महसूल भरे वो कब्जा रख सकता था, यानी कि महसूल भरने पर आजीवन जमीन मालिक रह सकते थे। सिर्फ कंडीशन ये थी कि आपको राज्य को उसके समय पर महसूल चुकाना था। राज्य द्वारा कई चीजों के व्यापार के लिए इजारा दिया जाता था। यस, मोनोपोली। और इस मोनोपोली देने से राज्य को इनकम होती थी, बड़ी इनकम होती थी। राज्य के द्वारा जकात यानी कि ऑक्ट्रोई
वसूल किया जाता था। वर्तमान समय में जहाँ जब तक आज के समय तो ऑक्ट्रॉय जो है वो भारत में से रद्द हो गया है, मगर जब तक चल रहा था और जिस प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको कलेक्ट करने के लिए, जैसे हाईवे ऊपर जो है इसके गेटवे रखे गए थे एज लाइक टोल गेट्स, तो कुछ ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्राचीन चाइना में भी देखने को मिलता है इन कॉन्टेक्स्ट विद द कलेक्शन ऑफ ऑक्ट्रॉय। रास्ते पर ऐसे जो है गेटवेज बनाए गए थे जिसमें से किसी गाड़ी को पसार होने पर अगर वो माल सामान की हेरफेर कर रही है तो उसको ऑक्ट्रॉय चुकाना था या चुकाना पड़ता था। यहाँ राज्य की अन्यायी नीति के खिलाफ प्रजा की आवाज बुलंद थी। यस, ये एक अच्छी बात है और आज के चाइना के कॉन्टेक्स्ट में यह एक विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आज जितनी बुलंद प्रजा की आवाज थी एंशिएंट चाइना में, प्राचीन चाइना में, उतनी ही कम आवाज आज है चाइना की वहां की अथॉरिटी के सामने। तो एक पूरा शासन तंत्र में ही पलट हो गया, हम लोग कह सकते हैं। देखते हैं आगे, साहित्य व शिक्षण की बात करें तो चीनी समाज ने शिक्षण व साहित्य के क्षेत्र में नोंदनीय प्रगति की। यहाँ कई जगहों पर निःशुल्क शिक्षण दिया जाता, फ्री एजुकेशन वॉज इम्पोर्टेड। आज के समय हमें भारत के संदर्भ में देखें तो हमें कानूनी जोगवाई करनी पड़ती है, कानूनी प्रावधान रखने पड़ते हैं, फिर भी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मगर चाइना में इट वॉज वॉलंटरीली इम्प्लीमेंटेड एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड चाइना वाइड। चीन में अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती, जिसका जिक्र हमने किया। चीनी भाषा सरल थी। चीन में चल रही लिपि संभवतः 3000 वर्ष से चली आ रही थी। यस, सर्वप्रथम इन लोगों ने चित्र से शुरुआत की, फिर चित्र में से चित्रलिपि बनी और कई वर्षों तक यह चित्रलिपि से ही लिखा जाता। इनफैक्ट आज भी चीनी भाषा में यह चित्रलिपि के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। हालांकि अब भाषा में कई सारा सुधार आ गया है, मगर फिर भी उसके अंश जो है वो हमें यहाँ दिखाई देते हैं। प्लस यह जो चिन्हों वाली प्राचीन चित्रलिपि थी वो बहुत ही कठिन थी, तो इसको जानने वाले की जो प्रतिष्ठा थी, जानने वाले की प्रतिष्ठा वो समाज में बहुत ही अलग थी, ऊंची थी। ठीक है, ये परिस्थिति थी और पूरे समाज में इसका जो मान था, यह जानने वाले का, वो मान बहुत ही ऊंचा था। आगे देखें तो अगर परीक्षा पद्धति की बात करें तो यहाँ की परीक्षा पद्धति बहुत ही कठिन थी, प्लस विचित्र भी थी, विशिष्ट भी थी। प्रत्येक प्रांत में 3 वर्ष में एक बार परीक्षा ली जाती थी। परीक्षक की नियुक्ति राज्य के द्वारा होती थी। यस, जो एग्जामिनर है ही वॉज अपॉइंटेड बाय स्टेट, ताकि कोई माल फंक्शनिंग की कोई गुंजाइश ना हो, कोई दुष्व्यवहार की, गैर प्रवृत्ति की, गैर रीति की कोई गुंजाइश ना हो। आज की परीक्षा पद्धति की तरह ही उस समय में परीक्षा ली जाती थी। यस, एक टाइम टेबल रहता था और उसके तहत ही परीक्षा ली जाती थी। उत्तर लिखने के लिए लाल रंग की स्याही का उपयोग किया जाता था, ये एक विशिष्ट बात है। आज के समय हम लोग ब्लू पेन या अधिकतम कह लीजिए ब्लैक पेन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, मगर रेड पेन का उपयोग एग्जामिनर के द्वारा जो है किया जाता है इन अवर टुडेज पीरियड। मगर प्राचीन समय में चीन में लाल रंग की स्याही से उत्तर लिखे जाते थे। चीन में अमलदारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता था एंड दे वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी कि सार्वजनिक पब्लिक एग्जाम्स। चीनी साहित्य में मधुरता, आदर्श, सादगी जैसे तत्व दिखाई देते हैं। देखिए, यहां से साहित्य का भाग शुरू हो गया। मुझे आपको एक चीज बतानी है यहाँ की परीक्षा पद्धति के बारे में। देखिए, विचित्र जो हमने बात की वो विचित्र इसलिए थी क्योंकि इसका जो टाइम टेबल रहता था वो थोड़ा गंभीर रहता था, थोड़ा अनएक्सेप्टेबल रहता था। कैसा होता था, 5-6 दिन तक लगातार परीक्षा चलती थी। सर्वप्रथम परीक्षा शुरू होने से पहले पूरे कक्ष में धूप किया जाता था, जो कि एक देव की भक्ति के जो है प्रतीक में किया जाता था। फिर सब विद्यार्थी जो होते थे उनको अंदर जो है ले लिया जाता था परीक्षा कक्ष में। कक्ष के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए जाते थे।
फिर 3-4 दिन तक जो छात्र है वो वहीं रहता था और वो वहीं अपना उत्तर लिखता था। इसी बीच किसी को भी अंदर से बाहर जाने की या बाहर से अंदर आने की अनुमति नहीं थी। प्लस परीक्षाओं में गैररीति, उसके लिए मौत की सजा का प्रावधान था चीनी कानून में। तो ये बहुत ही बड़े गुनाहों में से एक गुनाह था। चीन में परीक्षाओं में जो है गैररीति करना, माल फंक्शनिंग करना, वो बहुत ही गंभीर मुद्दा था, बहुत ही गंभीर गुनाह था। ठीक है, परीक्षा के बीच में अगर किसी छात्र की तबीयत बिगड़े, अगर किसी छात्र की मौत हो जाए, फिर भी उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता था। अगर किसी छात्र की मृत्यु हो जाए तो उसके शव को, उसके मृतदेह को दीवार के ऊपर रख दिया जाता था जब तक परीक्षा चल रही हो तब तक। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रक्रियाओं से यह पूरी की पूरी जो पद्धति है, परीक्षा पद्धति, वो अपने आप में ही एक जो है एक विचित्र बन गई थी और आज के समय में, आज के समाज के लिए एक अस्वीकार्य कह सकते हैं हम लोग। आगे देखें तो चीनी साहित्य में मधुरता थी, आदर्श थे, सादगी थी, सब कुछ था। कन्फ्यूशियस जैसा महान तत्वज्ञानी के उपदेश विचारों की असर चीनी साहित्य में विशेष रूप से दिखाई देती है। चीनी साहित्य में दोनों प्रकार के साहित्य की रचना की गई थी। कई प्रकार के साहित्यिक प्रकार की रचना यहाँ के साहित्य में हुई थी, जिसमें इतिहास है, गणित है, खगोल शास्त्र है, तबीबी शास्त्र है, धार्मिक नाटक, नॉवेल्स। चीन में ऐतिहासिक व धार्मिक उपन्यासों की उसका जो महत्व था उपन्यासों का, वो विशेष था। देखिए, यहाँ नॉवेल्स की बात हुई है, यानी कि छोटी कथा, कहानी कह लीजिए, जिसमें जो है कई सारी विभत्स नॉवेल्स भी थी, कई विभत्स नॉवेल जिसमें विभत्स रस डालने का प्रयास किया गया था, यानी कि एरोटिक, और कई सारी धार्मिक भी थी। मगर कुल मिला के दोनों ही जो है वहाँ के लोगों को प्रिय थी। चीन के धार्मिक साहित्य में कन्फ्यूशियस धर्म ग्रंथ का स्थान विशेष था। वो मालूम है, वहाँ के धर्म में भी कन्फ्यूशियस का स्थान विशेष है, कन्फ्यूशियस धर्म का, तो उसके साहित्य में तो स्वाभाविक रूप से होना ही है। कन्फ्यूशियस धर्म ग्रंथों को दो विभागों में हम लोग जो है उसको विभाजन कर सकते हैं, जिसमें से जो प्रथम रहेगा वो रहेगी बुक्स, और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा क्लासिक्स। क्लासिक्स यानी कि शिष्ट ग्रंथ। देखिए, इसमें हमें अंदर देखने की बात नहीं है, वरना देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ सिर्फ हमें यही समझना है कि कन्फ्यूशियस धर्म ग्रंथों को दो विभागों में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें वन इज बुक्स which is known as books and the other classification is known as classics। ठीक है, बुक में 4 थे, 4 बुक्स, और क्लासिक्स में there were 6 बुक्स। अब इसके विशेषता की बात करें तो ये जो बुक्स नामक जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वो दरअसल कन्फ्यूशियस के शिष्यों के द्वारा तैयार हुआ है, शिष्यों के द्वारा। वहीं जो क्लासिक थे, दे आर कंपाइल्ड, मुझे सुनिएगा, कंपाइल की बात हो रही है, कंपाइलेशन बाय कन्फ्यूशियस। ठीक है, इसमें से एक ही ग्रंथ ऐसा है जो कन्फ्यूशियस के द्वारा, खुद के द्वारा लिखा गया है, मगर बाकी के जो सारे ग्रंथ है इट्स अ कंपाइलेशन। और वो जो ग्रंथ है कन्फ्यूशियस के द्वारा जो लिखा गया है, उसमें हिस्ट्री ऑफ सीजन्स की बात हुई है, यानी कि वर्षा ऋतु है तो उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, सर्दी है उसका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है। इसमें भी हम लोग अंदर जा सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि यहाँ हमारे लिए वो थोड़ा जो है ज़्यादा हो जाएगा और हमें इसकी कभी भी डायरेक्ट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटर ये है कि हम लोग सिर्फ आइडिया ही लें और इसके नामों से नामों को याद रखने से बचें। देखते हैं आगे। देखिए, अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में चीनी प्रजा बहुत ही विकसित थी, नोंदनीय विकास किया था।
चीन ने प्राचीन समय में मुद्रण कला यानी कि टाइपोग्राफी का आविष्कार करके विश्व को महान भेंट दी। यस, इट वाज द फर्स्ट टू इन्वेंट टाइपोग्राफी। चीन में दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार हुआ, कंपास, जो हमें सच्ची दिशा बताता है। चीन में गोला बारूद का भी विकास हुआ, एम्यूनिशन, यानी कि केमिस्ट्री ही है ना, तभी तो पॉसिबल है, तभी तो यह विस्फोट हो सकता है अलग अलग एक्सप्लोसिव्स को साथ में जोड़कर। उसके बाद रेशम बनाने की पद्धति भी यहाँ विकसित हुई थी। सिल्क भी ये लोग बनाने लगे थे और जो सिल्क के कीड़े होते हैं उसका उत्पादन भी करने लगे थे। तो जो सेरिकल्चर है वो भी इन लोगों के द्वारा उसकी भी शुरुआत हो गई थी। ये भी अपना अपना बड़ी बात है। चाय की खेती वैज्ञानिक बनाई। चीन में बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया जाता था। जमीन के अंतर को नापने के लिए यंत्र की शोध की। गुनहगार को ढूंढने के लिए उंगलियों की रेखाओं की जो छाप है यानी कि फिंगरप्रिंट्स, उसको जो है उससे किसी भी अपराधी को पकड़ने की जो पूरी पद्धति थी, प्रक्रिया थी, उसको विकसित किया। यह भी अपना अपना बड़ी बात है। बहुत ही प्राचीन समय में चीन में प्राचीन समय में उड़ती गाड़ियां थी, ऐसी पुराण कथा मिथक प्रचलित है। यस, और संभवतः हमें लगता है संभवतः ये एरोप्लेन्स थे, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में चीनी लोगों को देखकर लगता है कि ये लोग विकसित होंगे और ये लोगों ने बना लिए होंगे, संभवतः ऐसा लगता है। और वहाँ की जो चित्रकला है, वह चित्रकला में भी कई कई जगह हमें उड़ते कुछ यंत्र में मनुष्य बैठे हुए हैं ऐसा दृश्यमान होता है। तो प्रोबेबली हमें ऐसा लगता है कि ये एरोप्लेन होंगे या ऐसी कोई दूसरी टेक्निक होगी। यह प्राचीन समय में लोहे से बने जहाज थे ऐसे उल्लेख हमें मिलते हैं। यस, जहाज भी थे। समुद्र से करीब था चाइना, समुद्र जो तट है इसका बहुत ही बड़ा है, तो इसी कारण सर यह जो जहाज थे वे भी उन लोगों ने बना लिए होंगे बहुत ही प्राचीन समय में। चीनी प्रजा ने खगोल शास्त्र में नोंदनीय प्रगति की और खगोल अध्ययन भी किया। स्पेस ऑब्जर्वेशन जिसे बोलते हैं, स्पेस स्टडी जिसे बोलते हैं, वो भी किया गया। यहाँ शरीर विज्ञान संबंधी साहित्य की रचना हुई थी, बायोलॉजी के संबंधी। यहाँ वैद्य का जो व्यवसाय था उसे उत्तम माना जाता था, वैद्य व्यवसाय। प्लस यहाँ ऐसी तकनीक का विकास हुआ था कि शरीर को खोले बिना किसी भी मरीज के रोगों का निदान हो सके, रोगों का निदान। और साथ ही में कुछ छोटी मोटी शस्त्रक्रिया भी यहाँ की जाती थी, छोटी मोटी शस्त्रक्रिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर चीन जो था या चीन का विज्ञान जो था वो बहुत ही अच्छी मात्रा में विकसित हुआ था। यहाँ मरीज को बेहोश करने के लिए एचिस नामक एक कैफी पदार्थ का उपयोग होता था और संभवतः यह चरस था। इसी तरह चीन ने विज्ञान, वैदिक साहित्य इत्यादि क्षेत्र में नोंदनीय प्रगति की। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें चीन की प्रगति ना हुई हो, चीन का विकास ना हुआ हो। और इसका कारण जो है वो उसकी भौगोलिक स्थिति है। सबसे बड़ा कारण जो हमने इसके पहले उपाख्यान में देखा था लेक्चर 15 में, कि वो भौगोलिक स्थिति से ही इतना जो मजबूर था आत्मनिर्भर बनने के लिए कि वो आत्मनिर्भर बन गया और बहुत ही अच्छी तरह से बन गया। चीन ने कई तत्वचिंतक दिए इस विश्व को, जिसको हमने आगे देखा। इसमें से कुछ कई महान भी थे और कई साधारण थे। कला के क्षेत्र में अगर अब हम चीन को देखें तो चीन ने यह पूरे क्षेत्र में असाधारण प्रगति साधी है। वे लोग धातु को ढालने की कला में माहिर थे, यानी कि मेटलर्जी। वे पित्तल यानी कि ब्रॉन्ज के बर्तन बनाते थे और उसका एक उद्योग था, बड़े पैमाने पर फैला हुआ था उद्योग। चीन में रेशम कापड़ व सुंदर कशीदाकारी की जाती थी, एम्ब्रॉयडरी, और इसका एक पूरा वर्ग ही था। मिट्टी के बर्तनों पर चमक लाने की कला चीन ने विकसाई थी। यस,
मिट्टी के बर्तन पर चमक लाने की कला चीन ने विकसाई थी, जिसे हम लोग पोर्सिलेन कहते हैं। देखिए आगे कला के संदर्भ में अगर चित्रकला की बात करें तो चीन में चित्रकला का भी विकास हुआ था, सुंदर चित्रकला का विकास हुआ था। चित्रकला में से चित्रलिपि का उपयोग भी शुरू हुआ, जो हमने चर्चा की प्राचीन चीन की, जो बहुत ही कठोर थी, जिसको जानने वाले की प्रतिष्ठा समाज में बहुत ही ऊंची थी। ऊँटों के बाल से पीछी बनाने की कला ने चित्रकला को विकसित किया। यस, अब धीरे धीरे ये लोग पीछी बनाने लगे और ऊँटों के बालों का उपयोग उसमें होने लगा, तो वहां से चित्रकला निखरने लगी। कागज व स्याही की शोध से भी चित्रकला ज्यादा अद्भुत बनी, और हमें लगता है कि एंशिएंट समय में तो ठीक है, इजिप्ट ने पेपिरस नामक कागज हमें दिया था, मगर जो आज का जो कागज है वो संभवतः चीन से आया होगा, ऐसा हमें लगता है। उसके बाद यहाँ के चित्रकारों का विषय मुख्य प्राकृतिक था, यानी कि नेचुरल लैंडस्केप्स आप कह लीजिए, नेचुरल लैंडस्केप्स। चीनी प्रजा का चित्रकला के ऊपर विशेष प्रेम था। उसके बाद कला के अंतर्गत संगीत की बात करें तो चित्रकला के साथ चीन में संगीत कला का भी उपयोग प्रचुर मात्रा में हुआ, और स्पेसिफिकली जब से कन्फ्यूशियस ने संगीत का महत्व बताया कि संगीत जो है वो समाज की आत्मा है, संगीत हमारे साथ रहना चाहिए, तो वहाँ से इसका जो आप कह लीजिए उपयोग है वो दुगना हो गया, ज़्यादा हो गया। संगीत कला के विकास में कन्फ्यूशियस का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने लोक संगीत का अभ्यास करके बुक ऑफ सॉन्ग्स नामक एक ग्रंथ का संपादन किया, जो एक क्लासिक ग्रंथ की श्रेणी में आता है। जो हमने देखे कुल 6 है, तो ये 6 में से एक है। चीन में बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थलों पर संगीत का महत्व विशेष था। यस, बौद्ध धर्म में भी संगीत का महत्व विशेष था। अब कला के तहत ही हमें शिल्पकला की बात करनी है, तो मिट्टी के बर्तन पर भिन्न देव देवियों की मूर्तियां बनाई जाती, छोटी छोटी देव देवियों की मूर्तियां बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। पत्थर धातु दोनों के ऊपर शिल्प क्रिया की जाती, दोनों के ऊपर, और इसे भास्कर्य भी हम लोग कह सकते हैं। वहां के बौद्ध मठों में ऐसी मूर्तियां मिलती है। तो कह सकते हैं कि शिल्प जो कला थी चीन की, प्राचीन चीन की, वो बौद्ध धर्म से प्रभावित थी संभवतः। उसके बाद स्थापत्य की बात करें अगर, तो यहाँ स्वतंत्र जैसे कला का निर्माण हुआ, वैसे ही स्थापत्य भी बहुत ही अच्छी मात्रा में खिला हुआ था। स्थापत्य के क्षेत्र में चीन ने बड़ी सिद्धि हासिल की थी। आज भी चीन की महान दीवार, जो कि 2500 माइल लंबी है, वो विश्व की एक अजायबी समान है। और हमें मालूम है कि मंगोलों के आक्रमणों से बचने के लिए चीन के महाराजाओं ने यह पूरी दीवार का निर्माण करवाया था, ताकि ये लोग यह बाह्य आक्रमण से बच सके, शांत रह सके, सुखी रह सके। ये आज भी खड़ी है। निर्माण कार्य में ईंट व पत्थर का उपयोग किया जाता था, ये भी हमें मालूम है। इसके अलावा चीन में उच्च कक्षा के बौद्ध मठों का निर्माण हुआ था। बौद्ध मठ यानी कि मोनेस्ट्री बहुत ही अच्छी कक्षा की बनाई गई थी। देखिए, अब यहाँ सामान्य समीक्षा में देखनी है हमने चीनी सभ्यता के बारे में, एकदम जो है ऊंडाणपूर्वक उसमें एक डुबकी लगाई, उसमें एक वर्टिकल डिप लगाई, जिसके तहत हमें कई सारे पहलू को देखा, जिसमें वहाँ की भूमिका भी देखी। हमारे पिछले उपाख्यान में भूमिका के बाद उसकी प्रजा के बारे में भी थोड़ा परिचय लिया, प्रजा के साथ वहाँ का राजकीय इतिहास, वहाँ का राजतंत्र के साथ हमने वहाँ की धार्मिक स्थिति देखी। जो धार्मिक स्थिति आज के हमारे उपाख्यान में हमने पूर्ण की, उसके पश्चात हमने वहाँ की आर्थिक स्थिति देखी, यानी कि इकोनॉमी ऑफ चाइना देखी। उसके बाद हमने बात की वहाँ की साहित्य और शिक्षण प्रणाली की, जिसके तहत हमने परीक्षा पद्धति की भी बात की। परीक्षा पद्धतियों में जो विचित्रताएं थी उसके बारे में भी हमने चर्चा की। फिर कला व स्थापत्य के संदर्भ में हमने कई सारे पहलू देखे। अब यहाँ चीनी सभ्यता को पूर्ण करने से पहले हमें सामान्य समीक्षा देखनी है। यह समीक्षा के बाद हम लोग यह चीनी सभ्यता जो है उसका अभ्यास पूर्ण करेंगे। देखिए, संक्षिप्त में चीन अपनी भौगोलिक परिस्थिति से विश्व के अन्य देशों से अलिप्त रहा, ये हमें मालूम है, और शायद यही वजह है कि वो आत्मनिर्भर बन गया। बहुत ही समय काल में बहुत ही पहले ही आत्मनिर्भर बन गया। जो आज हम लोग अभी बन रहे हैं वो 2000-2500 वर्ष पहले बन गया था। चीनी प्रजा ने युद्धों से बचने के लिए महान दीवार का निर्माण किया। यहाँ की प्रजा धर्म व साहित्य के द्वारा शांति व सुखी जीवन प्रसार करती, और उसमें कन्फ्यूशियस, ताओ जैसे महानुभावों का योगदान है। चीन की संस्कृत
सांस्कृतिक नदी में चारों दिशा में से कई प्रवाह है, मिल गए एक महानदी के स्वरूप का निर्माण किया, चीन को समृद्ध बनाया। यस, कई सारे प्रवाह है पूरे विश्व में से, मगर चीनी संस्कृति ही अपने आप में ऐसी शक्तिशाली थी कि वो किसी और से प्रभावित तो नहीं हुई, मगर सभी सभ्यताओं को, जो सभ्यता चीन की ओर आई, उन सभी सभ्यताओं के अच्छे अच्छे गुणों का जो समावेशन किया अपने संस्कृति में, और अपनी संस्कृति को महान संस्कृति बना दिया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने पूरी चीनी सभ्यता देखी, उसके बारे में एक बहुत ही विस्तृत रूप से हमने चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगली संस्कृति के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।